हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आप लोग मुझे बहुत दिन बाद देख रहे हैं। रीज़न ये है कि मेरा जो स्मार्ट बोर्ड है वो ख़राब हो गया था और इस वजह से मैं आ नहीं पा रही थी और कुछ और भी समस्याएं रही। और अभी भी मेरा स्मार्ट बोर्ड ठीक नहीं हुआ है। ये मेरा जो है ये सब्स्टिट्यूट मैंने यूज़ कर रखा है। और आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एमसीक्यूज है लिटरेरी टर्म्स पे, मगर वही वाली चीज़ है। ये मेरी लाइव क्लास है। एक्चुअली ये लाइव क्लास में अभी क्वेश्चंस होंगे और जिसमें स्टूडेंट्स जवाब देंगे। आज से उनका भी ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा लिटरेरी टर्म्स पे। अभी तक मैंने उसमें लिटरेरी टर्म्स पढ़ाई नहीं है, मगर वो क्वेश्चंस का जवाब देंगे और मैं साथ में जो है वो उनको बताती चलूँगी। ये तो जो थ्योरी है उसकी वो बाद में करेंगे। वो होता है ना कि फ्रॉम नोन टू अननोन जो चला जाता है, तो यही वाला मेथड मैं अपना के चलती हूँ। तो ये लाइव क्लास आप थोड़ी देर में देखेंगे। तो इसके साथ ये जो आज लिटरेरी टर्म्स में आप लोगों को करवा रही हूँ पाथ टू विक्ट्री सीरीज है। पाथ टू विक्ट्री सीरीज है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे अपने जो डी ट्रिपल एस बी के और उसके बुक के हैं उसके हैं। और मैं अब आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप अब भी देखिए डी ट्रिपल एस बी का बैच अगर अब भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो दे कैन ज्वाइन। हालांकि भाई अब काफ़ी कुछ हो चुका है उसमें, लेकिन वो तो आपके पेस पे है कि हाउ डू यू कवर इट अप। और ये एक बैच हमारा वीडियो बैच है, दूसरा जो है वो लाइव बैच है। अभी कुछ दिन में ये लाइव प्लस वीडियो दोनों हो जाएगा, डी ट्रिपल एस बी वाला भी। और इसके अलावा हमारा एक सिर्फ लिटरेचर का बैच है। जो वीडियो लाइव बैच है उसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों है, और जो हमारा वीडियो बैच है उसमें भी ग्रामर और लिटरेचर दोनों है। नोट सबके आपके घर पर आते हैं। और इसके अलावा ये हमारा यूकेएलटी का बैच है। यूकेएलटी का बैच वीडियो प्लस लाइव है। इसमें नोट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में है। और आपको करना क्या है, बस आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर आइए, जो एपी के लिंक नीचे दिया हुआ है उसे डाउनलोड कीजिए, स्टोर में जाके देखिए आपके मतलब की कोई चीज़ मिलती है खरीदिए, नहीं तो कोई बात नहीं, घूम फिर के चले जाइए। तो अभी थोड़ी देर में आपको जो है वो मेरी क्लास जो है वो दिखेगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तो आपको नहीं दिखेंगे, हाँ, मगर उनसे मेरी बातचीत जो है वो आपको दिखती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपनी क्लास अब। बस 2 मिनट का वेट कीजिएगा। हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज से मैं आप लोगों के लिटरेरी टर्म्स जो है स्टार्ट करूँगी। और जैसा कि हमारा रिवाज है कि हम जो है ऐसा है ना कि ये तो तुमको पता ही है, हमारा रिवाज है ना ये। याद आया तुम्हें हमारा रिवाज है कि हम जो है नोन से अननोन की तरफ चलते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे, पढ़ेंगे बाद में, पढ़ेंगे कल से। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चन, मैं ये तुम्हारी बुक के क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे नोट्स में दिए हुए हैं वही क्वेश्चंस हैं, मगर मैं ये नहीं बताऊंगी कहाँ से हैं। और इनके आंसर भी हटा दिए हैं मैंने, ठीक है। और ये जो है इसके आंसर्स भी हटा दिए, तुम्हारे वाले नोट्स में तो इसके आंसर वांसर सब दे रखे हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं अपने बालकों की जो टेस्ट करूँ। मुझे पता है मेरे बालक बहुत होशियार है, आई नो माई स्टूडेंट्स वेरी वेल। वो होशियार है, मुझे बताएंगे, जवाब देंगे और खुश हो के जवाब देंगे। तो शैल वी स्टार्ट। अब वो सरप्राइज के बिना मजे क्या। क्वेश्चन देख के खुश हो गया ना। चलो, पहला क्वेश्चन है। अब आप लोगों को इसमें आपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। अ डैश इज अ डायरेक्ट एंड विविड कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजुअली कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट और अनरिलेटेड। तो इसका आंसर है आपका मेटाफर। बिल्कुल सही। ये वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं किए जाते। अच्छा, सिमिली हो या मेटाफर हो, दोनों में सेम सेम चीज़ों को कंपेयर करते हैं
या डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कंपेयर करते हैं? अगर मैंने ये बोला कि ही इज लाइक हिज वाइफ, तो क्या ये सिमिली है? ही इज लाइक हिज वाइफ नहीं है ना? क्यों नहीं है? नहीं है पायल, नहीं है पायल, या नहीं है। हमेशा सिमिली हो, मेटाफर हो, उसमें कभी भी सेम, अगर आप बोल रहे हो कि ही हैज द सेम टेम्परामेंट लाइक हिज वाइफ, तो भाई वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलते हैं पोप इज ग्रेट पोएट लाइक शेक्सपियर, तो आप दो पोएट्स को कंपेयर कर रहे हो। आपको कंपैरिजन करना है दो डिसिमिलर थिंग्स को, ये सिर्फ कंपैरिजन है। जैसे अगर आप बोलते हो ही वॉक्स लाइक अ घोस्ट, तो आप एक इंसान को घोस्ट से कंपेयर कर रहे हो, तो दो डिसिमिलर थिंग्स में कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो वो चीज क्या हो गई? दैट इज सिमिली। या ही इज अ घोस्ट, तो ये मेटाफर हो गया। लेकिन अगर आप दो सेम चीजों के बीच में तुलना करते हो तो वो सिर्फ कंपैरिजन है, दैट इज नॉट सिमिली। लाइक और एज देख के धोखा ना खा जाना मेरे भोलो, ठीक है? और मेरे भोले बाल को, जिन्हें मैंने ना पढ़ाया हुआ ये पहले, तो मेरे भोलो धोखा मत खा जाना। लाइक और एज देखा, कूद के लगा दिया सिमिली, समझे? जी मैम, ठीक है। तो इसका आंसर है, अच्छा, मेटाफर को एक और नाम से पुकारते हैं एंड दैट इज इम्प्लाइड सिमिली। इम्प्लाइड सिमिली का मतलब होता है जिसमें हम मान लेते हैं कि द कंपैरिजन हैज बीन मेड। आर मैम इज यस, थैंक यू थैंक यू मैम। क्वेश्चंस में डायरेक्ट कंपैरिजन दिया तो मुझे लगा सिमिली होगा। देखो, डायरेक्ट एंड विविड कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजुअली कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट। डायरेक्ट एंड विविड होता है, लाइक और एज नहीं यूज किया ना, इसलिए। तो दैट इज मेटाफर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, डैश इज अ रिमार्केबली एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट or idea meant to be taken figuratively rather than literally. Metaphor, simile, hyperbole, comparison. ये एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट और आइडिया होता है जिसे फिगरेटिवली लेना चाहिए, लिटरली नहीं लेना चाहिए। ओह, मैं इतनी प्यासी हूं कि मैं तो पूरा समुंदर पी सकती हूँ, है ना? तो ऐसा नहीं हो भाई, समुद्र नहीं पी सकते तुम, कितने ही प्यासे क्यों ना हो। एंड दैट इज, है ना, वो 10,000 फ्लावर्स एट अ ग्लांस, या वो एक उसका हैमलेट किया ना, 10,000 ब्रदर्स कैन नॉट लव ऑफेलिया सो डू आई, है ना? तो ये जो है दैट इज एग्जैजरेशन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो तुमने, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। ये चांद से गा याद आया मुझे, ये बहुत बड़ा वाला हाइपरबोली है, ये बहुत बड़ा वाला हाइपरबोली है एंड द आंसर इज हाइपरबोली। दैट इज हाइपरबोली, दैट इज हाइपरबोली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ स्टोरी इज नॉट अ स्टोरी विदाउट अ डैश एंड डैश। हेमलेट का एग्जांपल था ना, 10,000 ब्रदर्स कैन नॉट लव ओफेलिया। यस, अ स्टोरी इज नॉट अ स्टोरी विदाउट अ प्लॉट एंड कैरेक्टर। अगर किसी स्टोरी में ना तो कहानी है ना कैरेक्टर्स है, तो वो जो है वो स्टोरी नहीं हो सकती। अच्छा, अभी आपने कुछ दिन पहले वो भी पढ़े, थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी पढ़ा, और उसके अलावा आपने जो है ये वाला भी पढ़ा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी पढ़ी। चाहे इनमें प्लॉट था नहीं था, कैरेक्टर्स तो थे। आपने थिएटर ऑफ एब्सर्ड, अभी आपको मैंने बताया था, वेटिंग फॉर गॉडॉट के बारे में पूरा मैंने आपको बताया था, है ना? और कॉमेडी ऑफ मैनर्स में हैरोल्ड पिंटा का द बर्थडे पार्टी के बारे में ही बताया था। भले ही भाई कॉमेडी ऑफ मैनर्स में तो फिर भी उसमें कहानी है, लेकिन जो वेटिंग फॉर गॉडॉट है उसमें तो कहानी नहीं है। उसमें उसका बेसिकली वही था, थिएटर ऑफ एब्सर्ड का बेसिकली मीनिंग ही क्या था कि देयर इज नॉट अ लीनियर प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टोरी। तो लीनियर प्रेजेंटेशन तो है ही नहीं, नॉनसेंस होता है। भले ही प्लॉट नहीं है लेकिन कैरेक्टर्स तो हैं। तो एक स्टोरी कैन नॉट बी अ स्टोरी विदाउट अ प्लॉट और कैरेक्टर्स, ठीक है? नेटवर्क इशू हो रहा है क्या बाल को? इज देयर एनी नेटवर्क इशू? नो नेटवर्क इशू, ठीक है भाई, बाकी होगी तो ना रुकी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। Dash is a moment in which the linear story is interrupted and launched to an event that occurred in the past. Flashback, feedback, reversal, peripetia. ये कौन सा मोमेंट होता है जिसमें स्टोरी चलते चलते इंटरप्ट होती है और एक ऐसा इवेंट आता है जो कभी पास्ट में हुआ था, एंड दैट इज फ्लैशबैक।
ये आप लोग जो है, अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने मिसेस डैलोवे की कहानी सुनाई थी, जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है वो चलती है। तो उसमें जो है मैंने आपको ये बताया था कि वो फ्लैशबैक में पहुंचती है कि उसकी जब वो कोई चीज़ देखती है तो वो फ्लैशबैक में पहुंच जाती है कि उसकी जब उसको एक व्यक्ति दिखता है कि इससे उसकी शादी हो, वो उसने प्रपोज करा था, तो वो फ्लैशबैक में पहुंच जाती है। फिर उसके बाद वो जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है। तो फ्लैशबैक का मतलब होता है कि चलते चलते कहानी में जब पास्ट इवेंट्स आ जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड फ्लैशबैक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई यहाँ तक तो तुमने जवाब बहुत बढ़िया दिया, क्योंकि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है ना, ओ माय गॉड दे आर सो डिफिकल्ट दैट ओनली माय स्टूडेंट्स कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। पन इंटेंडेड। ठीक है जी, चलो। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द मोस्ट ड्रामेटिक, मीनिंगफुल एंड सस्पेंसफुल मोमेंट इन द स्टोरी। It's a point when the story reaches a breaking point, when something or someone must change, and that is climax. बिल्कुल सही। अब मैं आपसे क्लाइमैक्स के विषय में 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। क्लाइमैक्स का ओरिजिन क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ क्लाइमैक्स? मतलब ग्रीक है, लैटिन है, क्या है इसका क्लाइमैक्स का ओरिजिन? पहले ये बताओ। दैट इज ग्रीक। अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रही थी, है ना, चाहे तुम सुनना चाहो ना सुनना चाहो, हमारा तो काम है बताना, हमें तो बहुत मजा आता है बताने में। देखो भाई, पहली बात, क्लाइमैक्स जो होता है दैट्स अ ग्रीक वर्ड। क्लाइमैक्स जो होता है इट्स अ ग्रीक वर्ड, और इसका जो मतलब होता है दैट इज लेडर। ठीक है, ये क्या है? ये लेडर होता है ना, और जिसमें नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि कौन से ऑर्डर में चलते हैं? असेंडिंग डिसेंडिंग? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में। आज कोमल ने बिल्कुल ऐसी बात कर दी कि व्हेन आई वाज अ किड, तो मेरे को ना, जब मैं सेकंड या थर्ड क्लास में थी, तो मुझको ना असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है ना वो समझ में नहीं आते थे। मेरे को घर से मेरे पापा बहुत समझा के भेजते थे, बेटे असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो छोटे से बड़ा लगाना होता है, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। मगर वहाँ जाकर मैं भूल जाती थी, और मैं बैठ के ये 2 क्वेश्चन पे मेरे आंसू आते रहते थे कि यार ये कौन सा नंबर इसमें पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। ये असेंडिंग डिसेंडिंग मुझे, मतलब जब मैं व्हेन आई वाज अ किड, तो मुझे सर तो ये असेंडिंग जो ऑर्डर होता है, मतलब मुझे इतने रोना आता था। एक तो मेरा मैथ्स वैसे ही माशाल्लाह रहा है बचपन से ही, ठीक है, उसमें से ये इस तरीके की चीज़ है ना, तो वो उसमें ऐसा हो जाता था। खैर, तो असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी कि असेंड करना लैडर्स की तरह, एंड डिसेंड का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि डिसेंड यूज होता है एंटी क्लाइमैक्स या बेथोस में यूज होता है ना। ठीक है, डिसेंडिंग जो आपका एक्शन होता है कि जब एकदम से एक्शन ऊपर होता है, फटक से गिरता है, दैट इज बेथोस। ठीक है, बेथोस होता है या एंटी क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स में छोटे से बड़े को वो लगाते हैं। अच्छा, ये एक तो चीज ये हुई। अब मुझे जो है असेंडिंग ऑर्डर वाला तो आपको बता दिया, अब मुझे एक चीज ये बताओ कि ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो मैंने अभी आपको बताई, ये बताइए क्लाइमैक्स, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स आर द फिगर्स ऑफ स्पीच डिपेंडिंग ऑन, है ना, तो कंट्रास्ट, एसोसिएशन, रिजेम्बलेंस, कंस्ट्रक्शन, किस पर डिपेंड करती हैं ये? क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स आर द फिगर्स ऑफ स्पीच डिपेंडिंग ऑन कंट्रास्ट, एसोसिएशन, रिजेम्बलेंस, कंस्ट्रक्शन। दैट इज कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है। कंस्ट्रक्शन पे, ये किस पे डिपेंड करती है? कंस्ट्रक्शन। तो बहुत होशियार हो, कंस्ट्रक्शन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका आंसर है आपका क्लाइमैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश इज द रिपीटिशन ऑफ अ सर्टेन साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सक्सेसिव वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस। एसोनेंस, एलिट्रेशन, प्रोलिफरेशन, डिसोनेंस। दैट इज एसोनेंस। अब जो है दैट इज एसोनेंस। अच्छा चलो, दैट एसोनेंस, एलिट्रेशन, प्रोलिफरेशन या डिसोनेंस? भैया एलिट्रेशन होता है। इसका एक एग्जांपल भी देना जरा, गिव मी द एग्जांपल एज वेल। रिपीटिशन ऑफ अ सर्टेन साउंड एट द बिगनिंग, मुझे इसका वो भी देना। अलोन अलोन ऑल अलोन, बिल्कुल सही, अलोन अलोन ऑल अलोन इसका एग्जाम्पल है। और ये जो है, हाँ जी, तो एलिट्रेशन एसोनेंस में होता है जब वॉल साउंड रिपीट होती है, वॉल साउंड दैट टू इन बिटवीन, तो उसे कहते हैं ऑल टंग ट्विस्टर्स। अच्छा, अब इसके अलावा आपका
अ, ये कभी नहीं भूलेंगे मैम, बवाल मचा था ना इस पर। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, जो प्रोलिफरेशन होता है ना, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन इन समथिंग, किसी चीज में तेजी से बढ़त को बोला जाता है प्रोलिफरेशन। ठीक है। हमारी जिसमें जिसे पेपर में गलत करके आए और हमारी मैम हमको रटवा चुकी हैं। कॉन्सोनेंस में, हाँ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट्स का, हाँ जी ठीक है। तो प्रोलिफरेशन का मैं अभी इसमें जो मैं बता रही हूँ आपको, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है मल्टीपल रैपिड मल्टीप्लिकेशन और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ समथिंग। ठीक है जी। और इसके अलावा भाई जो मुझे और वर्ड भी दिख रहे हैं वो मैं वो भी बता रही हूँ, इसलिए वो भी सुन लिया करो। और डिसोनेंस का मतलब तो था लैक ऑफ हार्मनी अमंग जो है म्यूजिकल नोट्स। ठीक है जी। तो इसका आंसर था एलिट्रेशन। और अब जरा बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। अरे ये एक वर्ड है बेटा, ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। ये ऐसे ही जैसे ना किसी को बावला बनाने के लिए दे दिया हो, ये वो है। जैसे मेघना कह रही है प्रोलिफरेशन का, प्रोलिफरेशन इज अ वर्ड। ये कहते हैं कि मल्टीपल इंक्रीज इन समथिंग, देयर इज प्रोलिफरेशन इन, चाहे आप बोलते हैं ना कि भाई एक तेजी से कोई चीज बढ़ रही है, तो रेफर्स टू वर्ड्स विच साउंड लाइक दैट विच दे डिस्क्राइब। हाँ एक मिनट रुक जाओ जरा, इसमें ये वो हो रहा है, ब्लर हो रहा है। हाँ प्रोलिफरेशन, जैसे रेट ऑफ गोल्ड के रेट, गोल्ड रेट जो है वो इंक्रीज इन जो है नहीं नंबर एकदम से मल्टीप्लाई नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कहते हैं। ठीक है। तो इसे कहते हैं, नहीं नंबर इंक्रीज। तो जैसे आपको एग्जांपल, जैसे द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, एकदम से सेल्स की संख्या में बढ़ोतरी होती है। और ये हो गया। ठीक है। कोरोना पेशेंट्स, अरे मेरे सब्सक्राइबर्स कहाँ बढ़ रहे इतने। डैश रेफर्स टू वर्ड्स विद साउंड, ये हो गया आपका, दैट इज हो गया ओनोमोटोपिया, बिल्कुल सही। एपोस्ट्रोफी, लैम्पून, ऑक्सीमोरोन, आगे डिस्कस करेंगे। 8 डैश रेफर्स टू न्यू वर्ड्स और वर्ड्स रिसेंटली क्रिएटेड in order to describe something which has never been described. Neologism, nepotism and despotism, repartee। तो भैया ऐसा होता है कि जो नए शब्द होते हैं ना, रेफर्स टू न्यू वर्ड, जब नए वर्ड्स को कॉइन किया जाता है, जैसे वो बना था ना फेंटेबुलस, फेंटेबुलर, कोई नए वर्ड को जब कॉइन किया जाता है तो उसे नियोलॉजिज्म कहते हैं, नया शब्द। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद को कहते हैं। डेस्पोटिज्म का मतलब भी आपको पता ही है कि उसमें एक हताशा को बोला है। और रिपार्टी का मतलब होता है जवाब देना, कोई एकदम पलट के जो है उसको वो बोला जाता है। ठीक है। 9 dash is when a word is used incorrectly, often in place of one that sounds similar to the correct one. Malapropism, dendroism, heroism, ceremonioism। भाई ये तो सबको पता है, दैट इज मेलाप्रोपिज्म। मेलाप्रोपिज्म वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? ये मिसेस मेलाप्रॉप नाम के कैरेक्टर से है। भोले चटूरे, भोले चटूरे स्पूनरिज्म, छोले भटूरे का वो हो गया ना, मेलाप्रोपिज्म नहीं है वो, वो स्पूनरिज्म। ये मेलाप्रोपिज्म का मैंने आपको एक बार एक एग्जांपल नहीं दिया था? याद करो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। मुझे देख के बहुत सारे जो हमारे जो हैं एक जानने वाली हैं, और उन्होंने व्हेन आई फर्स्ट मेट हर एंड शी टोल्ड मी कि मुझे देख के बहुत सारे लोग एक्सपायर हो जाते हैं। याद तो आया तुम्हें, है ना? तो मैं देख रही थी कौन आया वो, जब मैंने कहा था कि मुझे देख के बहुत सारे लोग एक्सपायर हो जाते हैं। भाई साहब, इंस्पायर का भयंकर वाला जो हत्या की गई थी वो एक्सपायर था, एंड दैट इज मेलाप्रोपिज्म। और बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे पिनेकल ऑफ, जो एक उसमें था पाइनएप्पल को, पाइनएप्पल जो है ऑफ हाइट्स, पिनेकल ऑफ हाइट्स को पाइनएप्पल ऑफ हाइट, बिल्कुल दैट इज नहीं, वर्ड्स को गलत ही यूज ही गलत करते हैं। मेलाप्रोपिज्म का मतलब होता है किसी वर्ड को गलत तरीके, ये मिसेस राइवल्स में मिसेस मेलाप्रॉप नाम के कैरेक्टर से ये लिया गया है।
हम भी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है? हाँ जी, कई इसमें कंफ्यूज होना बंद है। हाँ, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, इसमें इसमें बेसिकली एक्सेप्ट का मतलब सिवाय होता है, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है। और कई बार क्या होता है कि लोग शब्दों को गलत तरीके से, गलत मतलब उनको समझ में नहीं आता मैं बोलना क्या है, एंड बोलते हैं तो मैलाप्रोपिज्म होता है। व्हेन अ वर्ड इज यूज इनकरेक्टली, किसी वर्ड को जब आप गलत तरीके से यूज करते हो बजाय उसके, क्योंकि साउंड सिमिलर लगता है बिल्कुल, तो दैट इज। हाँ जी। नेक्स्ट इज अ डैश इज एन ओवर यूज सेइंग और आइडिया विच हैज लॉस्ट इट्स ओरिजिनल मीनिंग और पावर, एंड दैट इज क्लीशे। क्लीशे, ये एक क्लीशे जो होता है ना, घिसा पिटा, घिसी पिटी जो लाइंस होती है ना, उन्हें क्लीशे कहा। एक घिसी पिटी कहावत, एक घिसा पिटा आइडिया जो अब भी हम बोलते हैं, उन्हें क्लीशे कहा जाता है। ठीक है, जैसे क्लीशे के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो ये है, जब भी वेन एवर वी स्टार्ट फ्रॉम, मतलब कि ओल्ड इज गोल्ड, और ये मतलब बहुत ज़्यादा जैसे यूज़ किया गया और अभी भी यूज़ करते हैं, मगर वो जो है उसके वो अपनी वो इतनी पावर जो है वो खो चुका है, उसे जो है क्लीशे कहते हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड आ रहा है, देख रहे हैं आप कि इसमें आप देख रहे हैं एक वो दिया हुआ है पश्चिश, है, बताओ तुम्हें क्या है? वैसे तो मैंने एक बार पहले भी पता नहीं बताया ना बताया है। पश्चिश नहीं पता? कुछ को तो बताया। हाँ, बिल्कुल सही। पश्चिश का मतलब होता है कि ए वर्क ऑफ आर्ट, अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज क्रिएटेड डेलिबरेटली बाय कॉपिंग द स्टाइल ऑफ मेनी राइटर्स, है ना? बताई थी मैडम, पता हम भूल गए। जिसमें एक वर्क, जैसे कोई वर्क, आर्ट वर्क है, उसमें बहुत सारे स्टाइल्स का अमेलगमेशन हमें देखने को मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड पश्चीश। उसे पश्चीश जो है वो कहा जाता है जब एक बहुत सारे उसमें जो है किसी राइटर के वर्क में जब हमें बहुत सारे राइटर्स का स्टाइल देखने को मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड पश्चीश। ठीक है, और अ, स्टेज का एग्जाम्पल लिटरेचर, हाँ एक अभी बता रही हूँ। देखो भाई, इसमें पश्चिश में वैसे तो इसमें नाम तो दे रखे हैं। एक डेविड लॉज का नॉवल है, द ब्रिटिश म्यूजियम इज फॉलिंग डाउन, है ना? द ब्रिटिश म्यूजियम इज फॉलिंग डाउन, नहीं एक्चुअली टी एस इलियट के या उसका नहीं, नहीं, जब बहुत सारे आप, नहीं, एक चीज आप समझिए, पश्चिश का मतलब ये है कि जब आप पढ़े ना, पढ़ने के समय आपको ये लगे, अरे यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे शेक्सपियर का स्टाइल आ रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वर्ड्सवर्थ है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बेन जॉन। राइटर ने अपने तरीके से नहीं करा, राइटर ने बहुत सारे स्टाइल्स को मिला दिया है। जैसे शर्लक होम्स के बारे में भी ये कहा जाता है कि जो आर्थर कॉनन डॉयल के जो शर्लक होम्स हैं उनके बारे में भी ये कहता है पस्टिश है। बहुत सारे राइटर्स के स्टाइल को मिक्स कर रखा है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली जो मॉडर्न, सबसे पहले जो सस्पेंस वाले जो नॉवेल्स थे वो किसके द्वारा लिखने शुरू किए गए थे? याद करो, मैंने बताया था आपको। नहीं, अगाथा क्रिस्टी के द्वारा नहीं, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो सस्पेंस वाले, और वो ना, यस, विल्की कॉलिंस। विल्की कॉलिंस, अगाथा क्रिस्टी के द्वारा नहीं है, ये देखो विल्की कॉलिंस के द्वारा है। विल्की कॉलिंस के द्वारा जो है वो सबसे पहले जो है लिखे गए थे। अब कोई राइटर जो है वो विल्की कॉलिंस का स्टाइल भी ले और अगाथा क्रिस्टी का भी स्टाइल ले, आर्थर कॉनन डायल का भी ले, और इसके अलावा मैंने अभी आपको एक और भी बताया था, ग्राहम ग्रीन ने भी जब स्टार्टिंग करी थी तो उन्होंने भी जो है वो जो है सस्पेंस वाले और वैसे वाले नॉवेल्स जो हैं वो लिखे थे, है ना? उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो जब इन सब के स्टाइल जो थ्रिलर्स है, इन सब के स्टाइल्स को मिक्स कर दिया जाए और आपको पढ़ के पता चल रहा है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड पस्टिश। व्हेन यू there's an amalgamation, there's a mixture of so many styles, that is called pastiche। ठीक है, और क्लीशे जो है वो तो हो ही गया। Now next is when an author makes an indirect reference to a figure, place, event or idea originating from outside the text, delusion, allusion, malapropism।
अल्यूजन का मतलब होता है उदाहरण देना, कि जब किसी का जो है इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं जो उससे मिलता जुलता नहीं। अभी आपने को द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक के बारे में मैंने बताया था, है ना। द लव सॉन्ग ऑफ जे, तो कहते ना आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर आई वांट टू बी, बताया था। तो उसमें जो है वो किसका जो है अल्यूजन किसका यूज हो रहा है, हैमलेट का। हैमलेट का अल्यूजन जो है वो यूज किया जा रहा है, पासिंग रेफरेंस, क्योंकि वो उस टेक्स्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा उसमें एक और एल्यूजन जो है दिया गया था, उनका भी कोई लेना देना नहीं था, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में। अल्यूजन का मतलब होता है उदाहरण देना। जब आप किसी के रूप में उदाहरण देते हैं कि व्हेन एन ऑथर मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, जब ऑथर जो है कोई एक पासिंग रेफरेंस देता है, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता है, मगर उसका उस टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं होता, उसे एल्यूजन कहते हैं। जैसे आप खुद को कहें कि जैसे अगर हम लोग जो हैं, अब अगर भाई अब एल्यूजन के लिए पता होना भी जरूरी होता है। यस, माइकल एंजेलो, पता होना भी जरूरी होता है कि आप जिसका रेफरेंस दे रहे हैं। अब आपको मैंने बोला कि अगर हम किसी वो ये बोल रहे हैं कि इसमें उन्होंने कहा आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर आई वांट टू बी, कि ना तो मैं प्रिंस हैमलेट हूं ना बनना चाहता हूं। तो जब वो लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक चल रहा है, कहानी किसकी है, प्रूफ्रॉक की। और प्रूफ्रॉक उसमें क्या कह रहा है कि भाई मैं कोई प्रिंस हैमलेट थोड़ी ना हूँ कि मैं हर समय सोचता ही रहूं, और जो है मैं उसमें जो है ना मैं बनना चाहता हूँ। तो ये जो है दैट इज वी कॉल्ड, ये एक जो है पासिंग रेफरेंस है, ठीक है, क्योंकि उसका टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है। एपीग्राफ में अगर दांते का रेफरेंस दिया है तो ऑब्वियसली वो किसी सेंस में दिया गया है, लेकिन अगर आप उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं और सामने वाला समझ गया आप कहना क्या चाह रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड अल्यूजन, ठीक है। पासिंग रेफरेंस को अल्यूजन कहा जाता है। अभी तो ये सारा बहुत डिटेल में मतलब वैसे भी खूब एग्जांपल दे दे के समझाऊंगी, अभी तो तुमसे केवल आंसर नोन टू अननोन चल रहे हैं, हम नोन टू अननोन चल रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे लिए तो हमारा यही पार्क जो है वो ईडन, गार्डन ऑफ ईडन है, ठीक है। हमारे लिए तो हमारा यही पार्क हमारा गार्डन ऑफ ईडन है। तो हमने इसमें किसका रेफरेंस दिया, गार्डन ऑफ ईडन का, कि भाई बिल्कुल गार्डन ऑफ ईडन की पासिंग रेफरेंस दिया। हमारे इस पार्क से इसका हमने बाइबल का रेफरेंस दिया, गार्डन ऑफ ईडन कहना भाई हमारे लिए, तो हमारे लिए तो यही है। बस कभी भी बस यही है कि जो है फ्रूट ऑफ नॉलेज ना खाएं, भाई ये कहना चाहिए ये फ्रूट ऑफ नॉलेज ना खाएं। तो किसका एग्जाम उदाहरण दे रहे हैं, बाइबल का उदाहरण दे रहे हैं ना, तो वो चीज क्या हो गई, दैट इज अल्यूजन, ठीक है। तू मेरी जूलियट मैं तेरा रोमियो, अब सब समझ गए, किसी को भी ना समझ में आ रहा वो भी समझ गया, मैं तेरे बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड की जगह मैं तेरी जूलियट तू मेरा रोमियो, तो ये हो गया मछली बाजार। हाँ, तो ये क्या है, दैट इज शेक्सपियर का रेफरेंस दिया ना, शेक्सपियर के प्ले का, तो दैट इज अल्यूजन। आप समझ गए होंगे सारे के सारे, बदतमीज कहीं के ऐसी ऐसी बातें करवाओ मुझसे। चलो, and dash occurs when there is an intentional error in the chronology or timeline of a text. Diachronism, anachronism, monoism, malapropism. इसका मतलब क्या है, इस वर्ड, ये जो वर्ड है एनाक्रोनिज्म, इनका मतलब क्या है, एंड एनाक्रोनिज्म अकर्स व्हेन देयर इज एन इंटेंशनल एरर, जो है इसका मीनिंग क्या है, पहले मुझे ये बता दो। क्रोनो मीन्स टाइम, ये तो तुमने बिल्कुल सही बताया मेरे भैया होशियार बालक। ये बताओ एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या है। टाइम से पहले, इसका एग्जाम्पल जो है, बिल्कुल सोनिया ने सही दिया, ये एग्जाम्पल मैं पहले दे चुकी हूं मगर मैं फिर दोबारा बता रही हूँ। जूलियस सीजर में एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल है, उसमें वो घड़ी का एग्जाम्पल देता है, ठीक है। जूलियस सीजर में, सबने जिनको जूलियस सीजर मैंने पढ़ा रखा सबको पता है, वो घड़ी का एग्जाम्पल देता है,
जिस समय की वो कहानी है उस समय तक घड़ियां का आविष्कार ही नहीं हुआ था, है ना। तो जब घड़ी का हो तो वो क्या चीज होगी समय से पहले, वो है एन एरर इन टाइम। एरर इन टाइम जो है तो दैट इज कॉल्ड एनाक्रोनिज्म। तो एन डैश अकर्स व्हेन देयर इज एन एरर इन द, वैसे ये अनइंटेंशनल होना चाहिए था, ये अनइंटेंशनल होना चाहिए था, इंटेंशनल नहीं है। इंटेंशनली कोई एनाक्रोनिज्म नहीं करता, दैट शुड बी अनइंटेंशनल। सुपरस्टिशन नहीं होता, अनइंटेंशनल है। जैसे कि अभी अभी कौन सी मूवी में भी बताया था कि उसमें जो है ब्लूटूथ लगाए हुए दिखा दिया था। वो कौन सी मूवी थी, ये जॉनी डेप की मूवी जो थी जिसमें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में उसमें दिखा दिया था, है ना। तो उसमें ना गलती से मतलब ब्लूटूथ लगा हुआ दिखा दिया था। तो वो एक उसका था कि उसमें, या अभी रामायण में, भाई देखो रामायण तो हम नहीं कह सकते, है ना, लेकिन अगर किसी माइथोलॉजिकल सीरियल में या किसी वैसे समय बहुत पुराने सीरियल में फोन का इस्तेमाल दिखा रहे हैं, वो भी सेल फोन का, तो दैट इज एनाक्रोनिज्म। अनइंटेंशनल होना चाहिए था, दैट शुड बी। फ्यूचर की अपकमिंग चीजों को जो उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी उनको नॉर्मल वे में दिखा देना, दैट इज एनाक्रोनिज्म। ठीक है, तो ये अनइंटेंशनल होगा। 13, dash is when a word or phrase is repeated at the beginning of multiple sentences throughout a piece of writing. Anaconda, वाह, हाइड्रोटाफिया, हाइड्रोफोबिया, एनाफोरा। यस, जब कोई वर्ड जो है सेंटेंस के शुरू में बार बार रिपीट होता है, जैसे उसे उसे एनाफोरा कहते हैं। जैसे कोई वर्ड बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है, सक्सेसिव सेंटेंसेस में रिपीट हो रहा है, पहले में हुआ, दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ, तो उसमें एनाकोंडा मुझे दे रखा होगा एग्जाम्पल में। द आंसर इज एनाफोरा। 14, and dash occurs when something non-human such as an animal, place or inanimate object behaves in a human-like way. Anthropomorphism, anachronism, ascendanton, binarism. जब नॉन ह्यूमन, जैसे कोई एनिमल है या इन वो ह्यूमन वे में, इसका एग्जाम्पल मुझे कौन देगा। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले जॉर्ज ऑरवेल का एक पॉलिटिकल एलिगरी सुनाई थी। जॉर्ज ऑरवेल का जो है, बताओ, याद करो, एंड दैट इज एनिमल फॉर्म। और उसमें जो पिग्स है दे बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। वो दो पैरों पर चलने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, और वो जो है, हाँ जी, पिग्स बिहेव्स लाइक ह्यूमन बींग्स, है ना। पिग्स बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। और फिर दोबारा से वो मैनर फॉर्म बन जाता है, एनिमल फॉर्म से मैनर फॉर्म बन जाता है। या जैसे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है, हाँ, पेपा पिग जो कार्टून है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, देखते ही होंगे, जिसमें वो पिग्स जो है जब हंसते हैं तो गिर गिर के हंसते हैं सारे के सारे। हाँ, ये फेबल भी होती है, गिर गिर के सारे पिग्स हंसते हैं। हंसते हैं तो वो नहीं होता, वो गिर गिर के हंसते हैं, एंड दे बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। जितने भी कार्टून्स अगर आप लोग देखते हैं, ये हनी बनी का झोलमाल आता है, तो उसमें वो जो हैं कार चलाते हैं, और जो है वो दे बिहेव लाइक ह्यूमन बींग, दैट एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, है ना। टॉम एंड जेरी, बिल्कुल, ये हमारे बचपन का वो था, आज तक जो है हम देखते हैं। हाँ, मैंने पहले इसलिए पूछ लिया क्योंकि फिर मैंने लिटरेचर वाला, घर बनाते हैं फैमिली, मिकी एंड मिनी माउस, और एनिमल फार्म का एग्जांपल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पढ़े लिखा सा एग्जांपल भी होना चाहिए। ये क्या हम लोग हमेशा पेपा पिग एंड ऑल दैट एग्जांपल देते रहे, पढ़ा लिखा एग्जांपल भी होना चाहिए। चलो, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म हो गया, है ना। नहीं बेटा, ये फेबल का दूसरा नाम नहीं है। फेबल में एनिमल्स जो होते हैं वो ये है, बट इसमें यहाँ पर ये फेबल वाला, फेबल में एक वो मॉरल शिक्षा के तौर पे भी होता है, ठीक है, वो भी चीज है। अब जैसे वो एलिगरी है जॉर्ज ऑरवेल का, जो एनिमल फॉर्म है, दैट इज अ पॉलिटिकल एलिगरी, ठीक है, मगर जो उसमें वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका जो हम एक लिटरेरी टर्म जो ले रहे हैं, दैट इज एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। अभी आएंगी और चीजें। Now the next is dash is the use of informal language and slang. It is often used by authors to lend a sense of realism to their characters and dialogues. That is dialogism, syllogism, colloquialism, या phallism. कॉलोक्विलिज्म का अभी आप लोगों को अगर एग्जांपल है, मैं पूछती रहती हूँ, मुझे पता नहीं इन बावलों को याद है या नहीं है, लेकिन मेरा फिर भी मेरा मन करता रहता है कि मैं पूछती रहूँ, ठीक है।
जैसे कोलोक्वियलिज्म का जो उदाहरण है वो सबसे बढ़िया, इनफॉर्मल लैंग्वेज, केल्टिक लैंग्वेज नहीं बेटा, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाती है रियलिज्म देखने के लिए। इसका मैंने कोलोक्वियलिज्म का सबसे बढ़िया दिया था डन, जॉन डन, है ना, जॉन डन था कोलोक्वियलिज्म का एग्जाम्पल। वो मेटाफिजिकल पोएट होने के साथ कोलोक्वियल लैंग्वेज भी यूज करते थे। जैसे उन्होंने जो है वो कहते थे कि वो कौन से कैनोनाइजेशन जो उनकी पोयम है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सूरज से भी कह रहे हैं कि उनकी जो शुरुआत ही होती है, कैनोनाइजेशन की जो शुरुआत है वही है बहुत कोलोक्वियल, यानी कि आम बोलचाल की भाषा को यूज करना, जिससे रियलिज्म जो है वो है। वैसे भी एक बात ये है, व्हेन डू पीपल कनेक्ट टू यू, लोग कनेक्ट कब होते हैं आपसे, जब आप आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं। व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन सम सॉर्ट ऑफ a fake accent and all that, तो people don't connect with you, है ना, लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं होते। जैसे मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले बीच बीच में मैं रील देख लेती हूँ, तो जैसे वो आरजे करिश्मा उसमें कि जब लोग केवल जब लंदन के हवाई अड्डे से होकर आ जाते हैं, हाउ डू दे चेंज, ओह what is this, these round these, what is these round balls, oh my god, these are golgappas, oh but that's too much, that's too spicy, you know। अरे भैया गोलगप्पे खाकर हम जो हैं बड़े हुए हैं, गोलगप्पे, पुचकी एंड क्या कहते हैं उसे, पानी पूरी। और जब लोग अगर वहां से आकर लंदन के हवाई अड्डे से भी होकर आ जाए, एंड व्हेन दे से ओ माय गॉड, what are these round balls, they're too spicy, you know, ठीक है, so how can you eat this, you know। तो ये जो है ना, this is we call people won't get connected to you, ठीक है जी। तो ये जो है भयंकर वाला शो ऑफ है, तो ये that is called, ये इसमें colloquialism है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजाक करवाते रहेंगे बस मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पे पहुंच गए थे हम, 16 पे आना था ना, हाँ। डैश इज व्हेन एन ऑथर इंसर्ट्स अ फेमस कोटेशन, पोयम, सॉन्ग और अदर शॉर्ट पैसेज और टेक्स्ट एज द बिगिनिंग ऑफ अ लॉ। अभी मेघना ने इसका जो है वो मुझे बताया था, दांते की डिवाइन कॉमेडी वाला, बिल्कुल एपीग्राफ। एपीग्राफ का मतलब होता है कि एक वो चीज, एक वो ओपनिंग कोटेशन जिससे हम पोयम को या किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, दैट इज वी कॉल एपीग्राफ। तो एक वो ओपनिंग कोटेशन होती है जिससे इसके बाद जो है एक लार्जर टेक्स्ट है, हाँ। जैसे एपीग्राफ होता है, जैसे टी.एस. इलियट के उसमें एपीग्राफ है, उनकी डिफरेंट पोएम्स में एपीग्राफ है। तो एपीग्राफ का जो बिगनिंग कोटेशन जो होती है उसे कहते हैं एपीग्राफ, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। डैश इज सिमिलर टू एनाफोरा बट इन एपिलोग ये नहीं होता बेटा। एपिलोग मतलब होता है, एक होता है प्रोलोग और एक होता है एपिलोग। प्रो मतलब प्रो और एपिलोग और प्रोलोग। प्रोलोग का मतलब होता है कि जो प्ले के पहले जो होता है, पहले, जैसे रोमियो एंड जूलियट में जो क्या कहते हैं उसे, कोरस है, वो प्रोलोग बोलती है। और आपने अगर वो पढ़ा है टेम्पेस्ट, तो उसमें लास्ट में एपिलोग जो है बोला जाता है। कहते हैं कि वो शेक्सपियर का सबसे ज़्यादा जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है, क्योंकि उसमें प्रॉस्पिरो के थ्रू वो खुद जाने की इजाज़त मांग रहे हैं। तो दैट इज़ एपिलोग, कि अगर तुम ताली बजा दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो दैट इज़ एपिलोग, ठीक है। तो प्रोलोग एंड एपिलोग होते हैं। लोग मीन्स डायलॉग, लोग इज डायलॉग, जो पहले बोला जाए दैट्स प्रो, जो बाद में बोला जाए दैट्स एपी, उपसंहार। Dash is similar to anaphora, but in this case the repeated word or phrases appear at the end of successive statements. हाँ जी बताइए। That is epistrophe. जैसे एनाफोरा में वर्ड जो है वो सेंटेंस के शुरू में आते हैं, एपिस्ट्रॉफ में वर्ड के एंड में आते हैं। अब इसका सारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को जब बाकी और भी चीज़ें बताऊंगी तो बताती जाऊंगी। तो इसे दैट इज कॉल्ड एपिस्ट्रॉफ, ठीक है। Dash is when a mild or indirect word or expression is used in place of another word or phrase that is considered harsh, blunt, vulgar or unpleasant.
and that is euphemism, malapropism, ascendton या syllogism. And that is euphemism. euphemism word कहाँ से आया है? euphemism word कहाँ से आया बेटा, बताओ जरा. यूफियस, कौन लिखा है यूफियस? हु रॉट यूफियस? यस, दैट्स लिली. भाई यूफेमिज्म का मतलब होता है कि जब आप किसी को हार्श वर्ड ना कहकर जो इनडायरेक्ट वे में कहते हैं तो उसे यूफेमिज्म कहा जाता है. इफ यू से अ ब्लाइंड मैन मिल्टन, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म. इसके अलावा मैंने आपको बताया था फैमिली वे बोला जाता है. प्रेग्नेंट वर्ड जो है वो इट इज कंसिडर्ड हार्श और बदतमीज. मतलब पता नहीं क्यों मगर दिस वर्ड इज कंसिडर्ड, मतलब ये दिस डजंट कम इन द कैटेगरी ऑफ पॉलिश्ड वर्ड्स. तो ये जो है इसमें फैमिली वे जो है यूज किया. और डेथ के लिए ही डाइड नहीं, पास्ड अवे. हाँ, पास्ड अवे या नो मोर, बिल्कुल. हाँ, तो ये हो गया यूफेमिज्म. डैश इज व्हेन एन ऑथर इनडायरेक्टली हिंट्स एट थ्रू थिंग्स सच एज डायलॉग, डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टर्स और एक्शंस व्हाट इज टू कम लेटर ऑन इन द स्टोरी. इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो रोमियो एंड जूलियट है. रोमियो एंड जूलियट इसका एग्जाम्पल है जिसमें जो स्टार क्रॉस लवर्स उनको बोला जाता है कि स्टार क्रॉस लवर्स जो है वो पैदा हुए हैं और उनके आगे जो है पता नहीं क्या होगा. दिस इज कॉल्ड फोर शेडोइंग. फोर शेडोइंग का मतलब होता है कि जब कोई घटना जो है वो सीधा ना बता के उसका हिंट दिया जाता है कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, दैट इज कॉल्ड फोर शेडोइंग. अभी तक तो सारे क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल सही दिया. मुझे लग नहीं रहा तुम्हें पढ़ाने की जरूरत है, तुम तो ऑलरेडी पढ़ाए हो. डैश इज व्हेन एन ऑथर डिस्क्राइब्स अ सीन, थिंग और आइडिया सो दैट इट अपील्स टू आवर सेंसेस, टेस्ट, स्मेल, साइट, टच और हियरिंग. दैट इज इमेजरी. इमेजरी का मतलब ही होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है जो इमेज बनाने वाला है? सेंसुअस पोएट, रोमांटिक एज के बिल्कुल कीट्स. कीट्स की जो पोएम्स अगर हम पढ़ते हैं, चाहे वो नाइटिंगेल हो, चाहे वो ईव ऑफ सेंट एग्नेस हो, हर एक चीज की हमें खुशबू भी आती है, हमें जो है वो महसूस भी होता है. दैट इज कॉल्ड इमेजरी. इमेजरी का मतलब होता है वर्ड पिक्चर. इमेजरी इज वर्ड पिक्चर. जो है वो ये सारा का सारा वर्ड पिक्चर को इमेजरी बोला जाता है. Dash is when a statement is used to express an opposite meaning than the one literally expressed by it. भाई ये तो बहुत बढ़िया है. Imagery, malapropism, irony या foreshadowing, that is irony. And Brutus is जो irony का मतलब क्या होता है कि जब हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं जो इसका वर्ड का मीनिंग ऑपोजिट होता है जो हम कह रहे हैं, कि सीजर जो है वो इसने लोगों के लिए इतना करा, लेकिन ब्रूटस कह रहे हैं कि सीजर जो है वो बहुत जो है एक तानाशाह था. एंड ब्रूटस इज अ नोबल मैन. ये आयरनी है नोबल में. ठीक है, तो जब हम जो कहते हैं जो उसका उल्टा ऑपोजिट मीनिंग होता है तो दैट इज कॉल्ड आयरनी. नेक्स्ट, डैश इज द कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट आइडियाज, कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा. ऑपोजिट इज द कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, दैट इज juxtaposition. That is juxtaposition. juxtaposition का मीनिंग और बता दो मुझे जरा. juxtaposition का ये तो मुझे पता, तुमने ढूंढ लिया, इसलिए ढूंढ लिया क्योंकि और कोई था नहीं. चलो juxtaposition का मीनिंग बताओ. नाइट एंड डे, as per night and day, good and evil, justice and revenge, and is the comparing and contrasting of two or more different ideas put together. एक साथ रखे जाते हैं. night and day, good and evil, war and peace, vice and virtue, family and outsiders, ये सारे के सारे juxtaposition का एग्जाम्पल हैं. ठीक है. the beautiful and the grotesque, beauty and the beast. ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी है ना, वो जक्स्टापोजिशन का एग्जांपल है. बिल्कुल. ऑक्सीमोरोन में ना बेटा एंड नहीं लगता,
दो ऑपोजिट, जैसे हम उसमें दो ऑपोजिट आइडियाज को साइड बाय साइड रखा जाता है, दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को जब साइड बाय साइड रखा जाता है एंटीथीसिस, दो ऑपोजिट वर्ड्स को जो है बिना एंड के रखा जाता है ऑक्सीमोरोन, और जब एंड से जोड़ के दो ऑपोजिट वर्ड्स को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड जक्स्टापोजिशन। ना किलिंग स्माइल तो नहीं होगा, जो होगा आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, क्रूअल काइंड, या ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, तो ओपन सीक्रेट जो है दैट्स ऑक्सीमोरोन। और टुगेदर वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, दैट इज कॉल्ड united with, that is antithesis, and when we put two words together with the help of and, बीच में conjunction and लगाते हैं, तो that is called juxtaposition. In my beginning is my end, in my end is my beginning, T.S. Eliot का याद है ये है, in my beginning is my end, in my end is my beginning, antithesis. ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक डे के साथ नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट तो करेंगे। डैश इज व्हेन अ रिलेटेड वर्ड और फ्रेज इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द एक्चुअल थिंग टू विच इट इज रेफरिंग, इमेजरी, juxtaposition, metonymy, foreshadowing. A dash is when a related word is substituted for the actual thing to which it is referring. ये मेटोनमी होती है, मेटोनमी का मतलब होता है नाम चेंज कर देना, दैट नाम चेंज कर देने को मेटोनमी जो है वो कहा जाता है। जैसे पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, तो पेन जो है वो यूज कर रहे हैं राइटर के लिए, सोर्ड सोल्जर के लिए, तो राइटर और सोल्जर की जगह हम यूज कर रहे हैं। तो मेटोनमी, मेटा मीन्स होता है ट्रांसफर करना, नाम ट्रांसफर करना। Dash is a statement that appears illogical or self-contradictory, but upon investigation might actually be true or plausible. King की जगह crown, हाँ जी बिल्कुल सही। That is paradox. Paradox जो होता है बिल्कुल सही है। Paradox का जो उदाहरण है कि एक नास्तिक सबसे बड़ा आस्तिक होता है, एक नास्तिक और सबसे बड़ा आस्तिक होता है, that is paradox, ठीक है। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो खुद में ही ये लगता है कि अपने आप को ही काट रहा है, लेकिन उसमें जो है एक सत्य छुपा रहता है। तो ये है बिल्कुल पैराडॉक्स है। द चाइल्ड इज द फादर, अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये जो लाइन है इसका मीनिंग ये है कि वट एवर बी योर what type of childhood you will have, and that will shape your personality when you grow up. वर्ड्सवर्थ ने जो कहा है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ऊपर से देखने में लग रहा है चाइल्ड कैसे मैन का फादर हो सकता है, मगर इसका ये पैराडॉक्स है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जो आप बचपन में जो आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, स्पॉट्स ऑफ टाइम जिसे, बचपन में जो आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, आप बड़े होकर वैसे ही आप बनेंगे, उसी तरीके के व्यक्ति आप बनेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। ठीक है, ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और बाकी और जैसे कि जो सबसे बड़ा नास्तिक जो होता है वो सबसे बड़ा आस्तिक होता है, दैट इज ऑल्सो पैराडॉक्स। जो आपकी सबसे ज्यादा बुराई करता है वो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, कि सबसे ज्यादा आपको याद करता है। जो आपकी सबसे ज्यादा बुराई करता है वो आपको सबसे ज्यादा याद करता है। औरों को शायद आप याद आओ ना हो, लेकिन जो आपकी सबसे ज्यादा बुराई कर रहा है उसके 24 घंटे दिमाग में आप रहते हैं, 24 घंटे उसके दिमाग में आप ही रहते हैं। काम माइंड इन क्योटिक बॉडी, बिल्कुल। पैराडॉक्स में लेकिन एक चीज ये होनी चाहिए कि वो चीज उसमें एक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, एक सत्य होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कोई लगातार आपकी हर समय ढूंढ ढूंढ के बुराई करता रहता है, हर समय आपकी बुराई आप ही का नाम लेके करता रहता है, वो जो है वो चीज उसके दिमाग में हमेशा आप ही छाए रहते हैं। आपसे वो हद दर्जे के मोहब्बत में है आपकी, कि जो आप ही की, आपके रियली में आपके प्यार करने वाले आपको इतना याद नहीं करते होंगे जितना आपको जो उल्टा सीधा बोलने वाले हैं वो आपको याद करते हैं। तो हर समय वो आपसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, आपसे बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे ऑलवेज टॉक अबाउट यू।
Next, dash is a type of monologue that is often used in drama. A soliloquy, when a character speaks aloud to himself, thereby revealing his inner thoughts and feelings. बताओ, दैट इज soliloquy. एक डायलॉग होता है जिसमें जो soliloquy और असाइड में फर्क ये होता है कि जब soliloquy बोली जाती है द स्पीकर जो है वो अकेला होता है, और जब असाइड होती है तो उसमें और भी लोग होते हैं, बट दे पुट रे कि उनके सुनने वाला कोई भी नहीं है. दैट इज soliloquy. Dash refers to the use of an object, figure, event, situation, or other idea in a written work to represent something else, typically a broader message or deeper meaning that differs from its literal meaning. हाँ बताइए. Dash refers to the use of an object, figure, event, situation, or other idea in a written work to represent something else, typically a broader message or deeper meaning that differs from its literal meaning. हाँ जी. अच्छा चलो सिंबलिज्म का एग्जांपल दे दो मुझे जरा. सिंबलिज्म का एग्जांपल तो दे दो. हैं एग्जांपल नहीं दे रहे. Refers to the use of an object, figure, event, situation, or in a written work to represent something else, typically a broader message or deeper meaning that differs from its literal meaning. तो सिंबलिज्म का एग्जाम्पल जो है, सिंबलिज्म का जो सबसे ज़्यादा जिसे अभी बताया था मैंने आपको, कौन है सिंबलिज्म का? अभी मैंने मॉडर्न एज पढ़ाते हुए बताया था आपको, भूल गए होंगे. WB ईट्स के वर्क्स में तो है, मॉडर्न ने शुरुआत करी थी तब बताया था. सब भूल गए हम. हाँ सब भूल गए, हमें ना पता कुछ भी. जोसेफ कॉनरेड. अच्छा अच्छा, ये तो मुझे तुम ही बता रहे हो. और याद कर लो. ओडिसी. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अभी तुम्हें मैं बताऊंगी. मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें मैं. ठीक है. अरे जेम्स जॉयस का वर्क कब से हो गया ब्रेव न्यू वर्ल्ड? हैं, हे भगवान मेरे, ब्रेव न्यू वर्ल्ड कब से हो गया? एल्डस हक्सले का था वो तो. ये कब से हुआ? ये तो मुझे पता ही नहीं चला. ये कब हुआ? ये इतने सारे राइटर्स में कंफ्यूज आ गए, ये बदतमीज. हैं, एल्डस हक्सले का था. मैं इंतजार कर रही हूं. चलो कोई बात नहीं. मॉडर्न राइटर्स इमेजिज्म, सिंबलिज्म WB ईट्स के में इमेजेस बना सिंबलिज्म जो हमें देखने को मिलता है एजरा पाउंड के वर्क्स में भी देखने को मिलता है. भूल गए, मैंने बताया था शुरू, इमेजेस एंड सिंबलिज्म शुरुआत में बताया. हम सब भूल जाते हैं, हमें कुछ नहीं याद रहता. WB ईट्स के पोएम्स में तो है ही, है ना. अब ये इतना भूल गए, ये एल्डस हक्सले का वर्क को गलत बता दिया, है ना. नहीं किसी का सही नहीं हो, कोई सब भूल गए ना. चलो WB ईट्स तो कल ही पढ़ा था, कोई बात नहीं. हाँ जी. इमेजिज्म के और सिंबलिज्म उनके क्रेडो में देखने को मिलता है. और भाई ऐसा है, इतने कंफ्यूज जाओ मत, अभी तो तुम्हारा टेस्ट पे बोल रखा मैंने, ठीक है. ऐसे काम नहीं चलने का. चलो. हाँ ये था सिंबलिज्म. खैर जैसे ब्लैक जो सिंबल है वो किसका है? ब्लैक इज द सिंबल ऑफ, बहुत ज्यादा जो है, एक ब्लैक किसका सिंबल है? हाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट का रोड नॉट टेकन पे जो है, रोड नॉट टेकन जो है, जो उन्होंने पोएम जो लिखी थी एक मजाक में लिखी थी, और वो सिंबलिज्म बहुत उसमें तक आ गई. लेकिन उनकी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग में भी है, तो उसमें भी जो वुड्स है ना, दैट इज द सिंबल ऑफ मटीरियलिस्टिक परस्विट, है ना. मटीरियलिस्टिक परस्विट. तुम्हें पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो ये पोएम लिखी थी द रोड नॉट टेकन, वो कहते हैं कि मैंने तो ये पोएम ना अपने दोस्त के लिए लिखी थी, मजाक में लिखी थी. और वो जो पोएम है ना, उसके इतने सिंबॉलिक मीनिंग लोगों ने निकाल दिया कि वो खुद ही कहते हैं कि मुझे ही नहीं पता था कि इसमें इतने सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं.
एक मजाक के तौर, हाँ जी, तो वो उन्होंने जो है उसमें इसमें हाँ 9th क्लास में लगी हुई है द रोड नॉट टेकन। तो सिंबलिज्म हो गया। चलो अब आ गया, हाउ मेनी लाइंस डज अ सोनेट हैव। बहुत मुश्किल क्वेश्चन आया है, देखें कितने से लोग भाई। इससे पहले तो मैं बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रही थी, सिंबलिज्म किस में पाया जाता है, तब तो हमारे को स्टूडेंट जवाब दे नहीं पा रहे थे, मगर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन का जवाब जरूर दे देंगे, है ना। एंड दैट इज 14, है ना। अब तक का सबसे मुश्किल, द सोनेट इज नोन टू हैव ओरिजिनेटेड इन, दैट इज सोनेट इज नोन टू हैव ओरिजिनेटेड इन इटली। इटली में सोनेट का ओरिजिन हुआ था, गियाकोमो दा लेंटिनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। द वर्ड सोनेट कम्स फ्रॉम, द वर्ड सोनेट कम्स फ्रॉम, भैया इटली से स्टार्ट हुआ तो इटालियन ओरिजिन ही होगा, दैट इज इटालियन ओरिजिन। बस एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, और अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखूं मैं क्या सही जवाब आते हैं। देयर आर बेसिकली डैश टाइप्स ऑफ सोनेट्स। मुझे पता था इसका जवाब तुम गलत ही दोगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सोनेट्स, 5। शेक्सपियरियन नहीं, सबसे पहले हाँ शेक्सपियरियन, स्पेंसेरियन, मिल्टॉनिक, ठीक है। तो सबसे पहले पेट्रियार्कन, शेक्सपियरियन, स्पेंसेरियन, मिल्टॉनिक एंड कर्टिल मॉडर्न सोनेट। 5 है, 5 हैं, 5। पेट्रियार्कन, पेट्रियार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसेरियन, मिल्टॉनिक एंड कर्टिल या मॉडर्न सोनेट्स, CURTAIL, है ना। तो 10.5 लाइंस वाला, तो मॉडर्न सोनेट्स भी होते हैं। मॉडर्न सोनेट्स फ्री वर्ड्स में लिखे जाते हैं, है ना। मॉडर्न सोनेट्स फ्री वर्ड्स में लिखे जाते हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि राइम स्कीम मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। पेट्रियार्कन की राइम स्कीम उसकी तो ये 5, ये इसमें गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट। तो बेसिकली लोग 2 ही तरीके के सोनेट कहते हैं, कि एक पेट्रियार्कन होता है, एक शेक्सपियरियन होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं मिल्टॉनिक और पेट्रियार्कन सेम नहीं है, मैं आपको राइम स्कीम बताती हूँ, रुको। इसी, और तुमको क्या लग रहा है हमारी मैडम यूं ही आ गई, ठीक है। अभी मैं आपको जरा एक बार बताओ, पेट्रियार्कन की राइम स्कीम बताओ जरा। पेट्रियार्कन की राइम स्कीम बताओ। ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई, यही होती है। ABBA CDE CDE, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ कि जो आपकी मिल्टॉनिक सोनेट की राइम स्कीम बताओ, मिल्टॉनिक सोनेट की राइम स्कीम बताओ। मैं बताती हूँ, ए बी ए बी इसमें मिल्टॉनिक सोनेट में थोड़ा सा तो अंतर था पेट्रियार्कन से। CDC कुछ इस CDC उसमें था। पूरी तरीके से उन्होंने बेसिकली पेट्रियार्कन में ही लिखा है, लेकिन मिल्टॉनिक सोनेट का भी एक वो है, ठीक है। उसके बाद स्पेंसेरियन सोनेट है, AB BC CD और जो है AB स्पेंसेरियन सोनेट AB BC CD EF, इनका है AB BC CD EE, कुछ इससे। तो ये जो है ना, मतलब स्लाइट अंतर को करते हुए भी ये जो है इनके थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं, स्लाइट अंतर को करते हुए हो जाते हैं। जैसे ऐसा नहीं है मिल्टन ने पेट्रियार्कन फॉर्म में ही लिखे हैं, लेकिन उनके कुछ सोनेट का फॉर्म थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो अंतर भी हो जाएगा, तो इसीलिए बेसिकली 2 ही तरीके के सोनेट माने जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी अंतर, अब एक बार बताओ, जो 10.5 वाला वो है उसमें भी यही चीज होती है, कर्टेल वाला जो होता है, मगर उसमें भी चीजें जो हैं वो बतानी पड़ती हैं। तो बेसिकली जो सोनेट्स है ना, उनको जो बांटा गया है, जो मैं आपको बताया सोनेट्स को जो बांटा गया है, मिल्टन ने पेट्रियार्कन फॉर्म में ही लिखा है, लेकिन सोनेट्स को जो बांटा गया है वो इस तरीके से पेट्रियार्कन, शेक्सपियरियन, स्पेंसेरियन, मिल्टॉनिक एंड मॉडर्न। और मॉडर्न में फ्री में भी लिखे जाते हैं, फ्री वर्ड्स में, फ्री में मतलब फ्री वर्ड्स में। तो 5 टाइप्स में जो है इसको बांटा गया। और जनरल तौर पे आप वो करें तो 2 ही होते हैं केवल, लेकिन हाँ 5 में है भैया। इसका आंसर 5 है, द आंसर इज 5। हो बस अब हम जो है, अब हम थक गए हैं, और बस जो है आप भी 30 क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मैं मतलब क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो चूंकि ऑप्शंस इस तरीके के थे और आपको चीज़ें पता थी, नोन टू अननोन वाला हम चलते हुए बहुत सारी चीज़ें
आप लोगों को पता है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को पता है और बहुत अच्छे से आप लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। क्वेश्चंस भी ठीक ठाक थे, बहुत वैसे वो नहीं थे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे कल। ओके, बाय बाय। बाय। तो ये था हमारा सेशन। एक इंटरेक्टिव सेशन होता है। मे बी आप लोगों को ये भी लग सकता है कि ओनली 30 क्वेश्चंस इन 55, 1 घंटा। तो ऐसा है कि इसमें बीच में से और उसमें अभी नोन टू अननोन और बहुत सारी चीज़ें बीच में बताई भी। तो ये जो है इस तरीके का सेशन है। अब आप लोग इसको अटेंड करते हैं तो आई होप कि आपको चीज़ें जो हैं इसमें कुछ और 4-5 चीज़ें और भी आपको समझ में आई होंगी। वैसे तो अगर मैं इसमें एक सोच के तो यही थी कि 50 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, लेकिन अभी इसमें 30 हो पाए क्योंकि बीच में स्टूडेंट्स के सवाल भी रहते हैं जो मुझे जवाब देने पड़ते हैं। अब इसके बाद अभी अभी ये तो जो है एक क्वेश्चंस का था। इसके बाद अभी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी चलती हैं और जो है उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है करवाते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे मैं बीच में आपसे वो पूछ रही थी कि मैंने ये पढ़ा है, ये बताओ। कभी बता देते हैं, कभी भूल जाते हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय बाय।